जो पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है उसके बारे में पहले तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, सभी विधायकों का कहना है कि पुलिस शायद आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर अत्याचार कर रही है, कुछ ज्यादती कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस में क्या है, कांस्टेबल कर रहा है? वो तो नहीं, कांस्टेबल तो नहीं कर रहा, पीछे से आवाज आई है। एसएचओ कर रहा है क्या? डीसीपी, कमिश्नर? तो कौन है? हमें सोचने की जरूरत है। अगर किसी के हाथ में एक डंडा है और डंडे से कोई किसी को मारता है तो डंडे की एफआईआर कराने जाते हो कि उस आदमी की जाते हो कराने के लिए? हमें सोचना होगा कि पुलिस कुछ नहीं है, पुलिस एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि किसी के हाथ में एक हथियार है, हथियार के ऊपर कभी एफआईआर नहीं होती, हथियार को कभी सजा नहीं होती। वो तो एक हथियार है, वो पिस्तौल भी हो सकती है, चाकू भी हो सकती है, डंडा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और पुलिस भी हो सकती है, पुलिस भी एक हथियार है। जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट वो है जो उस हथियार को यूज कर रहा है। तो हमें देखने की जरूरत है कि उस हथियार को यूज करने वाला कौन है। इस देश के अंदर लगभग 4000 एमएलए हैं और लगभग 700-750 एमपी भी हैं। तो लगभग 4800 एमएलए और एमपी हैं, जिसमें से इस विधानसभा के अंदर 70 हैं और आम आदमी पार्टी के 67 हैं। 67 में से पिछले 1.5 साल के अंदर 12 विधायकों को अरेस्ट किया जा चुका है, मतलब 17%। और पूरे देश के अंदर 4800 में से, ये रिसर्च का विषय है कि कितने एमएलए, कितने एमपी, जो कि 4800 हैं, उसमें कितनों को अरेस्ट किया गया। शायद 12 भी नहीं होंगे, मतलब वो 12 भी नहीं होंगे। तो इसका बस सोचने की आवश्यकता है। इस देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। 70 वर्ष के अंदर ऐसा क्या भूकंप आ गया, ऐसा क्या हुआ अचानक एक प्रदेश की पुलिस को उस प्रदेश के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी के 17% एमएलए को अरेस्ट करना पड़ा? इसको सोचने की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है एक दिन उनका बयान था लोकसभा के अंदर कि कांग्रेस सदन को इसलिए नहीं चलने दे रही है कि वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की 70 में से 3 सीटें आई, उसकी वजह से प्रधानमंत्री जी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से सारा कुछ हो रहा है। अभी सभी सदस्यों ने छोटे छोटे अपने अपने एक्सपीरियंस बताए। मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूं आप लोगों से। लगभग 7-8 महीने पूर्व की बात है। एक दिन एक महिला अपने साथ 10-12 लोगों को लेकर मेरे ऑफिस सरस्वती विहार में, जो पब्लिक के साथ मिलते हैं, वहां पर आई। उन्होंने आकर पहले ऑफिस के बाहर थोड़ा शोर वोर मचाया। तो मैंने कहा क्या बात है? नहीं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। मैंने अंदर आ जाइए, बैठिए। तो अंदर मैं बैठा था, मेरे सामने टेबल थी और टेबल के दूसरी तरफ वो महिला थी। उस कमरे के अंदर 20-25 लोग थे। उस महिला ने बदतमीजी करनी स्टार्ट की, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं अपनी सीट पर बैठा था, मैं खड़ा भी नहीं हुआ। उसने केजरीवाल जी को काफी गालियां दी, मुझे गालियां दी, पार्टी को गालियां दी और उसके बाद शोर मचा के, मतलब काफी मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। तो 2 हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने उसको रोका। कुछ नहीं, जैसे रोज होता है, हम तो रोज सुनते रहते हैं, चले गए। उसके बाद मैं ऑफिस आ गया। ऑफिस आने के बाद एसएचओ का मुझे फोन आया, कहते सर आपके खिलाफ कंप्लेंट है। मैंने क्या कंप्लेंट आ गई? कहते एक महिला ने कंप्लेंट कराई है आपके खिलाफ। मैंने कोई बात नहीं, जो होगी बता देना, मुझे दिखा देना। अगले दिन आश्चर्य हुआ कि 2 अखबारों के अंदर खबर छपी। मैंने कहा तो बड़ी कमाल की चीज है, नहीं तो हद ही हो गई। तो मैंने थाने से वो कंप्लेंट मंगाई।
कंप्लेंट के अंदर क्या लिखा तब तो मुझे समझ भी नहीं आया, उसका क्या ग्रेविटी है। आज समझ में आता है जब इतने सारे हमारे एमएलए अरेस्ट हो गए। उसके अंदर लिखा था सत्येंद्र जैन कि मैं मिलने के लिए गई, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, गंदी निगाहों से मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके अंदर लिखा था। और मुझे धक्के मार के, कहते हैं मुझे धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद लकीली क्या था, मेरे उस कमरे में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। हमने एक सीडी बनाई, पुलिस को भेज दी। और उसके बाद मैंने भी वो सीडी देखी दोबारा से, मैंने भी देख तो लें कौन से धक्के मारे थे, किसी और ने धक्के ना मार दिए, मेरी पहचानने में गलती हो गई हो। तो पता लगा उस महिला के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, उसी ने बदतमीजी की थी जितनी भी की थी। तो वो सीसीटीवी कैमरे लगे होने की वजह से, शायद पहला नंबर मेरा ही था सबसे पहले, वो नंबर चूक गया। तो सीसीटीवी कैमरा से उनका मामला खराब हुआ। और बाद में हमने पता किया, उस महिला का, हमारे ऑफिस में एक है सज्जन, उन्होंने चेक किया फेसबुक स्टेटस, तो पता लगा वो महिला विंग बीजेपी की अध्यक्षा थी। तो अच्छा, आपके निगम पार्षद जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे इतना जानकारी, देखो राजनीति में ज्यादा हम पढ़ते नहीं, राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो इस तरह की जो प्लानिंग करके ये लोग कर रहे हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है इनको राजनीति के अंदर ये छुटभइये नेता है, इनको राजनीति आती नहीं है। राजनीति सीखने की आवश्यकता, राजनीति होती है स्टेट्समैनशिप। ये इस तरह के उठाई गिरे के काम करना नहीं कहलाता। अगर तुम रेस लगा रहे हैं, किसी से दौड़ लगाना चाहते हो, तो दौड़ में जीतने का एक ही तरीका होता है कि बराबर वाले से तेज दौड़ो। और बीजेपी ने क्या किया है कि लड़ंगी मारो। कहते केजरीवाल से तेज तो दौड़ नहीं सकते, कि लड़ंगी मारो। अरे इनको पता नहीं है कि जितनी बारी लड़ंगी मारोगे उतनी बारी खड़े होंगे और ज्यादा रिजॉल्व के साथ दौड़ेंगे और ज्यादा हिम्मत से दौड़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, दिल्ली की तिहाड़ जेल मेरे अंडर आती है। और नहीं, मैं अंदर जा चुका, चिंता मत करो, आपको नहीं पता होगा, पता है कुछ लोगों को पता है। जब मैंने पिछली बार इलेक्शन लड़ा था तो मुझे भी तिहाड़ जेल के दर्शन कराए गए थे। कारण मेरी गलती क्या थी, एक आम आदमी जिसने जिंदगी के अंदर कभी पॉलिटिक्स नहीं की, मैंने क्या, मेरे परिवार में किसी ने नहीं की। मेरे तो परिवार में 100 किलोमीटर दूर तक कोई प्रधान भी नहीं बना था। कहते अच्छा ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था। तो केजरीवाल जी को सबक सिखाने के लिए, ताकि और लोग सामने ना आ जाएं, उन्होंने उठा के मुझे भी जेल में डाल दिया था। चलो वो बात तो हुई। अभी 6 महीने पहले की बात है, मेरी वाइफ कहती है अब तो तिहाड़ जेल आप ही के अंडर है, पर इतना पक्का भरोसा है कि दोबारा जरूर जाऊंगे। तो उसका हुआ क्या, एक दिन 52 हमारे एमएलए और मिनिस्टर्स को पकड़ा गया, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे। तो उस दिन मैं नाश्ता किए बिना घर से निकला था, केजरीवाल जी के घर गए तो वहीं से चले गए। तो 11 बजे तक तो फोन आते रहे वाइफ के कि नाश्ता करने नहीं आ रहे। मैं क्या, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। बाद में टीवी पे फ्लैश हुआ कि 52 एमएलए एंड मिनिस्टर डिटेन्ड। शाम तक फोन ही नहीं आया। मैंने घर जाके पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या 11 बजे के बाद फोन ही नहीं किया। कहते मैंने सोचा 2-4 दिन में आ ही जाओगे। तो अब देखिएगा, अब तो हमारे घर वालों को भी तसल्ली है, उन्हें ही पता है गए तो तिहाड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी बाहर से भी तिहाड़ अपना ही था, अंदर जाएंगे तो भी अपना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे एक साथी चले गए शायद, वो तिहाड़ रह के आए, कहते कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन जरूर थोड़ा दिक्कत लगी, 10 दिन रह गया, 10 दिन अंदर रह गया, कोई कहते कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि इस देश का शासन, इस देश का राज ब्रिटिश लॉ के हिसाब से चलाया जा रहा है। जी नहीं, गलत फहमी में है लोग। लोग कहते हैं कि ब्रिटिश कानून के हिसाब से चलाया जा रहा है, ब्रिटिश लॉ से चलाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा। यह देश ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ से चलाया जा रहा है। ब्रिटेन ने अपने सारे लॉ चेंज कर दिए हैं। ब्रिटेन की पुलिस आज अपने आकाओं के प्रति जवाबदेह नहीं है, वहां की जनता के प्रति जवाबदेह है। परंतु इस देश के अंदर पुलिस को क्या माना जाता है, एक हथियार। आपको
किसी को भी मुझे तो यहाँ पे आश्चर्य नहीं होगा जितने लोग बैठे हैं, अगर सभी के खिलाफ अभी इसी समय गुजरात के अंदर एक केस रजिस्टर्ड कर लिया जाए तो पता लगेगा कल शनिवार है, पुलिस आएगी, सबको पकड़ के ले जाएगी। आप हम विधानसभा बैठे थे, कहते हैं वहां जज साहब को बताना, और जज साहब अगर चाहेंगे तो ये आपको जेल भेज देंगे, नहीं तो आपको जमानत दे देंगे। ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इस देश का कानून आज भी, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, 1857, 1861, 1890, मैं कहता हूं 1818वीं शताब्दी में जी रहे हैं कि हम लोग 21वीं शताब्दी में पहुंच गए, आज भी उन्हीं कानूनों का हवाला देते हैं। आज भी हमारे यंग जनरेशन में कहा जाता है कि हमारा टैलेंट देश से बाहर जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है देश का कानून। हमारा जो यंग जनरेशन है, जब उससे पैसे मांगे जाते हैं, जब उसको कोई भी काम कराने के लिए पैसे देने होते हैं, उसको लताड़ सुननी पड़ती है, तो वो देश छोड़ के चला जाता है। आज तक हमने सोचा नहीं है कि हम कहते हैं हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं, सुविधाएं तो घर में कहाँ होती हैं? अरे जिस घर में पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के कोई जा रहा है तो उसका कारण है कि उसको जब हिकारत की नजर से देखा जाता है, जब उसको कल्प्रिट की तरह से देखा जाता है, तब वो देश छोड़ के जाता है। और इस देश के सारे नेता, इस देश को चलाने वाले 3 तरह के लोग हैं: भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट पॉलिटिशियंस, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट और भ्रष्ट कॉर्पोरेट्स। इन तीनों का नेक्सस है। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, कोई भी काम देख लीजिएगा, इन तीनों ने मिलकर इस देश को लूटा है। और ये पता नहीं लगता कि सबसे आगे कौन है। लोग कहते हैं शायद नेता राज चला रहे हैं, मुझे नौकर लगते हैं वो तो ऐसे लगते हैं कि जैसे 2 कौड़ी के नौकर हैं उन कॉर्पोरेट्स के, जो वो कहते हैं उनके लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका कोई जमीर नहीं है, उनके लिए नौकरी करते हैं सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। कितने वर्ष हो गए, कुछ हुआ आज तक? कोई भी राज्य सरकार तैयार है? क्यों तैयार नहीं है? वो कहते हैं अगर ये नेक्सस टूट गया तो वी द पीपल, इस देश के जो लोग हैं, जो हमारे संविधान में कहा गया है कि इस देश का संविधान जो है लोगों के लिए बना है, लोगों ने बनाया है और लोगों की सेवा के लिए बना है, वही हो जाएगा। आज होता क्या है? लोग कहते हैं हम हैं सब कुछ। कौन? पॉलिटिशियन भी यही कहते हैं कि हम राजा हैं। जनता 5 साल में एक बार बटन दबाती है, कहते हैं हम राजा चुने गए। एक एग्जाम पास करके कोई भी आता है, कहते हैं हम 30 साल के लिए, 35 साल के लिए हम राजा बन गए इस देश के। और तीसरा उन दोनों का बॉस बन के आता है, कहते हैं मैं इनको टुकड़े खिलाता हूं, मैं इनका बॉस हूं। इन तीनों ने मिलकर इस देश को लूट रखा है, लूटने में लगे हुए। अभी थोड़े दिन की बात है, एक जगह मीटिंग में गए, एक नेता मिले, किसी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। कहते हैं जैन साहब, ये समय 7 बजे तक के लिए और बढ़ा दें प्लीज। उन्होंने पूछा, कहते आपका नंबर कब आ रहा है? मैंने सर किस चीज का नंबर? कहते और किसका? जेल जाने का। तो मैंने कहा ये ऐसी क्या बात हुई? कहते देखो चर्चा तो यही होती है कि कौन कब जेल जाएगा। मैंने उनसे कहा सर हम तो एक एक सीढ़ी करके धीरे 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 ऊपर चढ़ रहे थे, और जो इन्होंने ये लिफ्टें लगाने चालू करी है ना, कि हर रोज एक नई लिफ्ट खड़ी कर देते हैं, जेल में जाता है सीधा लिफ्ट से ऊपर, जेल में गए लिफ्ट से ऊपर। कहते हैं हमारे लिए तो लिफ्ट का काम करेगी, जिस मर्जी को जेल भेज दो, और सबसे अच्छा इकट्ठे सबको 67 को एक साथ भेज दो, सारे सीधे सीधे ऊपर। कहते हैं 20वीं मंजिले पहुंच जाएंगे। कई बार मेरे कई साथी आते हैं, कई सारे साथी बेचारे डिप्रेशन में रहते हैं। मैंने भी क्या डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? कहते हैं सर लोग हमसे पूछते हैं, कहते लगता कुछ काम नहीं करते तुम। मैंने क्यों, क्या हुआ? कहते हैं ना तो इलेक्शन से पहले जेल गए, ना अभी जेल गए। कहते सर जी आप ही करवा दो कुछ काम ऐसा। तो वो कहते किसी ना किसी को हर तरह से जेल जाना चाहिए। और यहाँ भी कई सारे बैठे, नीति नहीं है, एक दिन तो यही कह रहा था, कहते जी सर जी मैं जेल नहीं गया, लोगों को शक होने लगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो सारे के सारे देखो, इस पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आपको क्या मिलेगा? कहते लाठी मिलेगी, डंडे मिलेगी और जेल मिलेगी। आप दे क्या सकते हो? अपना जीवन। जो लोग इस जीवन देश के अंदर, इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, वो आ जाए इस पार्टी के अंदर। तो ये सिर्फ रे लोगों की पार्टी है। इन लोगों को कभी समझ में आने वाला नहीं है। इन लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे,
बड़ा विचार किया करते थे कि 40 सीटें कैसे आ जाए, 42 सीटें कैसे आ जाए। मतलब 40-42 से ऊपर कभी सोचा नहीं था। हमें क्या पता था ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने ऐसे काम कर डाले 67 सीटें आ गई। और अब हमने कभी नहीं सोचा था, हम ये सोचा करते थे दिल्ली 5 साल दिल्ली में काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये कहते हैं ऐसे कैसे करने दें। हमने कहा क्या हुआ, कहते इतना अच्छा काम कर रहे हो आप, आपको पूरे देश में काम करना चाहिए। हमने कहा हम छोटे मोटे लोग हैं, हम राजनेता नहीं हैं, हम यहीं पे काम करेंगे। कहते नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कहते सारे देश में काम करिएगा। इन्होंने दिल्ली के अंदर जो जो अड़ंगे अड़ा सकते हैं वो सारे अड़ंगे अड़ाने चालू कर दिए। कुछ भी काम नहीं करने देंगे, हर काम के अंदर चुन चुन के देखते कौन सा ऑफिसर कहां पे काम कर रहा है, उसको उठा के ट्रांसफर कर दो, इसको उठा के यहां से वहां फेंक दो। इनको लगता है कि जनता को तंग करने से हम बदनाम हो जाएंगे। अरे हमारे पास तो कुछ नाम ही नहीं है, तो बदनाम कहां से होंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आज भी इसमें से इस सदन के अंदर जितने लोग बैठे हैं, सड़क पे चले जाएं, इनमें से किसी को कोई पहचान पाएगा। मैं कभी कभी महीने में 1-2 बार कनॉट पे चला जाता बच्चों के साथ, मुझे तो कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता, एक भी आदमी नहीं पहचानता। सारे भाई जाते होंगे ऐसे सड़क पे चलते, कोई नहीं पहचानता किसी को भी। अरे उनको सब पहचानते हैं, उनको मानना चाहिए देश के मालिक हैं, वो देश के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। अगर अपने बच्चों से, अपने छोटे भाइयों से अगर उनसे बदला लोगे तो आप छोटे कहलाओगे, हम नहीं कहलाएंगे। अगर हमें अभी विजेंद्र जी मिले थे राष्ट्रपति भवन में, कहते हैं पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, फिर कहेंगे ये सबके सामने बता देते हो, फिर भी कहने लगे जाती होगी आप सब लोगों के साथ। मैंने धन्यवाद, मैंने कहा आप लोगों ने मार मार के हमें जमीन पे लिटा दिया, और अब भी आते हुए भी लात मारते हो और जाते हुए भी लात मारते हो, और हम क्या कहते हैं धन्यवाद। मैंने कहा तुम्हारी यही अदा तो हमें पसंद है कि तुम लात मारते रहो और हम काम में लगे रहेंगे, हम धन्यवाद करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कहते तुम लोगों का कुछ समझ नहीं आता, तुम क्या करोगे। मैंने तुम्हारे को समझ में आना भी नहीं है, तुम तो बिजनेस करने आए थे, हम जनता की सेवा करने आए थे, यही फर्क है। जो बिजनेसमैन का आए थे, जो बिजनेस करने आए थे, और हमारे में फर्क है और फर्क रहेगा। कल ही जन्माष्टमी थी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी साथी हैं, उस दिन जब बाबा ने आए थे ना, तो जो 15 रह गए थे उनको बड़ा दिल में दर्द था। एक तो सर आप ही थे, आपको तो खैर मौका मिल ही नहीं सकता था। जो भी रह गए थे उनको लगता था हम कैसे रह गए, अचानक प्रोग्राम बना था, अगली बार ही प्रोग्राम बना तो सारे पहले जेल के अंदर ही मिलेंगे। वो कहते हम सीधे ही पहुंचाते, डायरेक्ट ही तिहाड़ में ही मिलेंगे अंदर। तो इस पार्टी में कोई डरने वाला नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी आतंक से, किसी भी डराने वाली चीज से, बल्कि ये तो उल्टा हो रहा है। जितना डराने की कोशिश करोगे उतना उल्टा होगा। मैं आपको फिर से दोबारा बताया तो अपना किस्सा, डराने का किस्सा क्या हुआ था। जब मुझे जेल भेजा गया, मेरे पिता टीचर हैं, मेरी मदर जो थी हाउसवाइफ थी। 2 दिन जेल के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे मन में यह था कि भाई मैं अपने परिवार को इतना दुख नहीं दे सकता, इलेक्शन लड़ने में क्या रखा, छोड़ देता हूं। घर जाने के बाद मेरे पिता ने कहा कि बेटा पीछे नहीं हटना। जो टीचर थे, रिटायर हो चुके थे, उन्होंने कहा कि आप पीछे नहीं हटना, कुछ भी हो जाए। मेरी वाइफ तब भी थोड़ा डावाडोल था उनका, कहती अब तो काफी भुगत लिया, अब छोड़ो क्या रखा है। पर इन्होंने एक गलती और कर बैठे। उसके 6-7 दिन के बाद ही अखिलेश जी की हियरिंग थी, अखिलेश जी नहीं है, रोहिणी कोर्ट में। मैं कोर्ट में गया, वहां पर मेरे ऊपर अटैक करा दिया। जब असॉल्ट हुआ तो मेरी वाइफ ने ये कसम खाई थी कि अब पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए। और मेरी वाइफ एक घर में कम से कम 2-2 बारी गई थी और ये कसम खाई थी कि अब तो चाहे गोली मार दे कोई, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। जो कसम खाई है इससे पीछे हटने वाले हैं नहीं। और ये जितने के जितने लोग हैं, ये जानते नहीं किस मिट्टी के लोग हैं ये सारे के सारे। जितना हमें तंग करोगे, जितना अत्याचार करोगे, उतना ही ये कारवा आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे। एक छोटा सा किस्सा और बताता हूं मैं आपको। जब पहली बारी मुझे टिकट मिला, नहीं 7 बजे खत्म कर देंगे, चिंता मत करिए। जब मुझे पहली बार टिकट मिला, मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था, और वो मेरे
फादर के कुलीग भी थे, मतलब मेरे फादर वो एक साथ ही स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो मेरे पिताजी ने बोला कि चल बेटा उनसे आशीर्वाद लेने चलते हैं। मैंने कहा पापा जी वो तो आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के भी नेता हैं, उनसे आशीर्वाद लेना क्या ठीक रहेगा? कहते नहीं बेटा तुम्हारे तो टीचर थे, आशीर्वाद तो मिलेगा ही। तो मैं अपने पिताजी के साथ उनके घर गया। मैंने सर जी आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटा देख मैं आशीर्वाद तो तुझे नहीं दे सकता, पर एक सलाह जरूर दूंगा। वो सलाह मेरे लिए आज तक भी बहुत जरूरी है, मैं सलाह सबको शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अंदर कई सारे लोग बैठे थे। तो एक लड़का कहता है मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो बराबर में दूसरा लड़का जो बैठा था उसने उसकी सिस्टर के बारे में कुछ भद्दी टिप्पणियां की। जिसने कहा था टिकट चाहिए मैं इस बार इलेक्शन लड़ूंगा, उसने थप्पड़ मारा उसको। उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम हमारी ये टिप्पणियां नहीं सुन सकते तो इलेक्शन क्या लड़ोगे? तो मेरे जो गुरुजी थे जिन्होंने कहा था आशीर्वाद नहीं दूंगा, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे ये दिया कि बेटा देख अब तो तुम राजनीति में आ गए, इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, हम कुछ भी कहेंगे परवाह मत करना, हमारा तो काम ही है, हम तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परवाह बिल्कुल मत करना। और उसी वजह से इस विधानसभा के अंदर मैं आज खड़ा हूं, वरना पिछली बारी जीतने के बाद कई बारी ऐसे मौके आए मुझे लगा इस दलदल में कहां फंस गए। हर बारी ये आता था, हमारे गुरुजी की बात याद आती थी कि हम तो कुछ भी करेंगे पीछे मत हटना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया, सिंपल आशीर्वाद ना देके उससे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था। और ये सभी जितने मेरे साथी हैं इस बात की परवाह बिल्कुल मत करना कि ये लोग हमारे को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। मन से सब रिस्पेक्ट करते हैं, यही बता रहा हूँ। जबान से हमें गालियां देते हैं, दिल से तो यही कहते हैं आदमी तो अच्छे हैं, भले हैं, दिल से सभी अच्छे कहते हैं कि हाँ ये अच्छे भले लोग हैं। दिल्ली महिला आयोग के ऊपर जो एसीबी ने छापा मारा, पहली बात तो ये है कि वो भी एक हथियार है। जैसे दिल्ली पुलिस ऐसे एसीबी, एक डंडा एक चाकू है, तो दोनों हथियार। और हथियार किसके हैं वो सबको पता है। तो मुझे लगता है उनसे कोई मन में अपने बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं है, वो भी हमारे जैसे लोग हैं। दूसरी बात देखो, ज्यादा काम करोगे तो तकलीफ तो होगी। पहले वाला आयोग 9 साल में 1 केस, नए वाला आयोग 1.5 साल में 400 केस, तकलीफ तो होगी। पहले दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इतनी सी दवाइयां मिलती थी, अब इतनी दवाइयां मिलती हैं, तकलीफ तो होगी। भाई आज देखिए लंबी लंबी लाइनें लगती है, तो हो सकता थोड़े दिन बाद जांच हो कि पहले साल में तो सिर्फ 100 करोड़ की दवाइयां लगी थी, इस साल में 300 करोड़ की क्यों लग गई? भाई दवाइयां देंगी तो लगेंगी। ये क्या को ये भी कह सकते हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक में हमने 10 लाख मरीज देखे, पर 100 डॉक्टर क्यों लगाया एक्स्ट्रा? अरे भाई देखेंगे तो डॉक्टर तो लगेंगे। अगर आप ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा एफर्ट तो लगेंगे ही लगेंगे, इसके लिए घबराने की आवश्यकता है नहीं। अक्सर हमारे कुछ साथियों को लगता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं कहीं गलत ना हो जाए। मेरा यह मानना है कि डिसीजन ना लेना गलत है, गलत डिसीजन भी लेना गलत नहीं है अगर नीयत ठीक है तो। अगर गलत डिसीजन लेना गलत होता तो इस देश के जितने भी जज सारे जेल में होते। आप देखिएगा लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी बेंच बदल देती है। वो सिर्फ नियत ही तो देखते हैं। अरे अपना काम करते रहिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो 1 मिनट में फाइल क्लियर कर देते हैं, आप इतनी फाइलों पे साइन कर देते हैं, आप लिखित में ऑर्डर देते हैं। मैंने हाथ देते हैं, ये मेरा काम है। मुझे लोग समझाते थे आप मंत्री हैं, मंत्री फाइल पे साइन नहीं किया करते। मैंने फिर क्या किया करते हैं? कहते वो इशारा किया करते हैं काम कर दो। मैंने हम इशारे नहीं करते, हम लिख के देते हैं। मेरे ऊपर सबसे पहला आरोप लगा था कि सत्येंद्र जैन मंत्री जी दबाव डालते हैं। मैंने हाँ जी बिल्कुल दबाव डालने की ही ड्यूटी है, मेरी नौकरी है। जनता ने इसी नौकरी पे लगाया है। जनता ने कहा जाओ और हमारा काम करो। दबाव करते हैं, लिख के देते हैं ये काम करिएगा, और दबाव आज भी डालते हैं, कल भी डालेंगे और डालते रहेंगे, जिंदा का काम करके दिखाएंगे।
पुलिस, जैसे मैंने बताया, पुलिस एक हथियार है, पुलिस अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु वो हथियार हमारे हाथ में नहीं है। वो हथियार केंद्र सरकार के हाथ में है, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि फुल स्टेटहुड, पूर्ण राज्य ही एक सॉल्यूशन है। उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के साथी और कांग्रेस के जो साथी हैं, पिछले 20 साल से जो भाषण अलग टाइम पे दिया करते हैं, पिछले 20 साल से कहा करते थे कि हम पूर्ण राज्य के लिए लड़ेंगे, पूर्ण राज्य के लिए लड़ेंगे, आज शर्म भी नहीं आती उनको पलटी खाते हुए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, थोड़े शब्द तो ज्यादा अच्छे नहीं है, शब्दों के चयन में उतना ज्यादा हम एक्सपर्ट भी नहीं है। सांप देखा होगा आप लोगों ने, सांप हमेशा दो जीभ निकालता है बाहर, एक साथ दो जीभ निकलती है उसकी, एक नहीं होती। ऐसे मुझे बीजेपी वालों की दो लगती है। ये जो भी बोलते हैं एक साथ दो दो चीजें बोलते हैं। मतलब कुछ भी कह दो, एक आदमी कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा। कहते हैं हम तो इधर भी हैं, चत भी मेरी, पेट भी मेरी। कुछ भी कह लीजिएगा, अगर बात चले कि जी पूर्ण राज्य की बात, कहते हम इसके पक्ष में हैं, बाहर निकलते क्या हम इसके विपक्ष में हैं। दिल्ली के अंदर फ्री होल्ड करनी थी इंडस्ट्रीज, पहले शोर मचा दिया, हम इसके पक्ष में नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी अंदर आगे एक दिन कहते हैं फ्री होल्ड क्यों नहीं कर रहे, क्वेश्चन लगा दिया। अरे भाई हद है, एलजी साहब से जाके कहते हो फ्री होल्ड नहीं करना, अंदर आके क्वेश्चन खुद लगा देते हो फ्री होल्ड क्यों नहीं कर रहे। मैंने इनका तो एक सांप में दो जबान, एक साथ दोनों बातें बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, इस देश के अंदर आपने भी देखा होगा आरक्षण नहीं होना चाहिए, दूसरा नेता बोलेगा आरक्षण के, मैं अपनी जान दे दूंगा आरक्षण के लिए। अरे हद है। एफडीआई के लिए देख लीजिएगा, एफडीआई इस देश में आ गई तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, ये देश डूब जाएगा। और अब 100%, पहले 51 थी, कहता अब 100 करेंगे, क्योंकि 100 करने से जल्दी देश का सत्यानाश और जल्दी हो जाएगा। तो इन लोगों को शर्म भी नहीं आती अपनी पलटी खाने से। मैं अभी इस सदन में कुछ बोल रहा हूं, अभी आप मुझसे कहने लगे कुछ और बोल दीजिएगा, तो मुझे लगेगा यार ये कैसे बोल सकता हूं मैं, बोलना बड़ा मुश्किल होगा। इनको तो एक्सपर्ट है, पर भाषा इतनी बढ़िया होती है ना, शब्दों का चयन इतना अच्छा करते हैं, इतना मलाईदार, मलाई कोफ्ता लगा के करते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी बुलवा लो इनसे। वो वाली बात है कि पूरी नोट बना के लाते 4 पेज का, लास्ट में लिखते नो, उसको यस करना हो तो कहते नॉट टू बी डन, नॉट टू बी डन क्या कहते टू बी डन, कुछ भी करके लास्ट में 2 लाइनें चेंज करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, सीधा कर देंगे। इसमें एक्सपर्ट है, महारथी हैं ये लोग। परंतु मैं फिर भी कहता हूं, अरे सर यहां पे तो कुछ नहीं होने वाला, ऊपर वाला तो है, वो तो देखेगा। और यहां जिसके लिए जिसको खुश करते रहते वो भी नहीं देखता। ये सोचते हैं ना विदेश घूमते रहते, नहीं वो बात अलग है, उसके पास भी टाइम नहीं है इनको देखने का, तब भी ये लगे रहते हैं। मैं तो कई बार पहले भी कहा, 2 दिन पहले भी, कि भगवान इनको सन्मति दे। कहते हैं सबको सन्मति देता है, इनको भी सन्मति दे, जो ये कहते हैं बस वो करें। मैं ये नहीं कहा मैं जो कहता हूं वो करें, जो ये कहते हैं वो करें, जो कहें वो करें, परंतु ऐसा नहीं हो कि कहे कुछ और, कहते कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो छोड़ दें। और आपको अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली पुलिस है पूर्ण राज्य के बाद ही मिलेगी। और हमारे आदरणीय एलजी महोदय ने टीवी के ऊपर इंटरव्यू दिया अभी थोड़े दिन पहले, और टीवी इंटरव्यू में कहते हैं उन लोगों से कहो 282 सीट लेकर आए, तब मिलेगा पूर्ण राज्य। आज मैं इस सदन के अंदर कहता हूं, एक नेता ने पहले कहा था हमसे जाओ इलेक्शन लड़के आना, तब कुछ करके दिखाना। आज दूसरे नेता ने, नेता ही कहेंगे हम तो, कहते जो में सेलेक्टेड इलेक्टेड जो मर्जी कह लीजिए, कोई बात नहीं, हमारे आदरणीय एलजी महोदय ने कहा है कि 282 सीट लेकर आइएगा, तब कीजिएगा। मुझे लगता है उनके मुंह में घी शक्कर, उनको पहले से पता है कि अगली बार 282 सीटें आएंगे हमारी, और लोग खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। सत्येंद्र जैन को कोई नहीं जानता, इस सदन में बैठे हुए जितने लोग हैं इनको कोई नहीं जानता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथी मंत्री बन गए, विधायक बन गए। फर्क पड़ता है इस बात से कि आम आदमी कैसे ऐसे बन गए। अगर हम लोग जीतने के बाद
इनके जैसे बन जाते, इनसे कोई लड़ाई नहीं थी, कोई किसी तरह की लड़ाई। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं इनकी। इनको देखिएगा रात को 8 बजे के बाद एक ही जगह मिलते हैं सारे। वो पीछे कह रहे हैं आफ्टर 8 PM नो CM, सब एक जगह मिलेंगे। प्रधान जी आप मत बुरा मानना, आप ऐसे में से नहीं हो, आप तो यहां बैठे हो। चलिए मतलब उनके लिए आपसी संबंध इतने अच्छे हैं उन लोगों के। हमने कहा भाई हमारे में क्या कांटे लगे हुए हैं, कहते तुम लोग तो इनको सारा सिस्टम ही खराब करने के लिए आ गए। तो उस बात को सुन के कई बार बड़ी खुशी होती है, बड़ी दिल से खुशी होती है जब हमसे लोग पूछा करते थे कि भाई राजनीति में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। मैंने कहा राजनीति में जा रहे हैं, राजनीति को बदलने के लिए जा रहे हैं, और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि राजनीति को हमने बदल दिया है और आगे भी बदल देंगे। जनता कहती ही थी, पहले हमसे कहते थे इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, जीत तो गए 70 में से 67 सीटें तो ले आए, सरकार चला के दिखाएं। अरे इलेक्शन लड़ना भी सबको हमने सिखाया है, जो हम करते हैं वो सारी पार्टियां हमारी कॉपी करती हैं, हमारे पीछे पीछे घूमती हैं, और सरकार चलाना भी हम सिखा रहे हैं। इनको हमने बताया है कि जिन स्कूलों को तुमने बर्बाद कर दिया उनको आबाद कैसे किया जाता है, हम दिखा रहे हैं इनको। हमने दिखाया है कि जो दवाइयां गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती थी उनको सारी दवाइयां कैसे मिलती है। हमने दिखाया है कि मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है, हमने दिखाया देश में काम कैसे होता है, और यही आम आदमी की ताकत है। जय हिंद, धन्यवाद।